ओम। सभी मिलकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। कमर सीधी करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। उपस्थित पवित्र आत्माओं, प्रातः काल में भी कुछ चर्चा चल रही थी। हमारे शरीर में जितने भी विकार इकट्ठे होते हैं फॉरेन मटेरियल के रूप में, वे सभी बीमारियों का मूल कारण होते हैं। ये चर्चा चली थी, जिसमें चर्चा हुई थी कफ के ऊपर। कफ हमारे शरीर में जब अत्यधिक मात्रा में एकत्र हो जाता है तो जुकाम के रूप में या किसी न किसी फॉर्म में वो बाहर निकलता है। और अगर हम उसे कोई भी मेडिसिन दवाई दे करके दे देते हैं उसके लिए, तो वो फिर अंदर अंदर दब जाता है और दबा हुआ कफ विकराल रूप लेता है। यानी कि जुकाम को ठीक करने के लिए आपने दवाई ली तो खांसी में परिवर्तित, खांसी की दवाई ली तो दमा में बदलेगा। उस समय ना हो लेकिन होगा। ठीक इसी प्रकार से सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हम शोधन करें, शुद्धि करें और सीख लें कि शुद्धिकरण करना कैसे है। कहते हैं दमा दम के साथ जाता है, पर ऐसा नहीं है। पिछले शिविर में ही, पिछले से पिछले, 2 लोगों के इनहेलर छूटे। एक बच्चे का था, एक बड़े छूट गए। मेरे यहाँ रहते रहते कोई समस्या नहीं रही, घर में भी नहीं रहेगी अगर नियमों का पालन करेंगे तब। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा सख्ती बरते हुए हैं, घर जाते ही आप दह पराठे और दह पराठे और दह पराठे, धड़ाधड़ पराठे, नहीं, फिर वैसी हो जाना जैसे थे। तो इसी प्रकार से रोग बढ़ते चले जाते हैं अंदर। एक है पित्त। शरीर के लिए पित्त भी आवश्यक है, परंतु जब वह भी अत्यधिक मात्रा में शरीर में इकट्ठा हो जाता है तो उसकी भी शुद्धि करनी पड़ती है। और जिसको एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है, बात बात में खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, जो भी खा लेते हैं वो एकदम थोड़ी देर के बाद ही खट्टा 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 आना शुरू हो जाता है। अब समझ लीजिए कि कितना अधिक मात्रा में खटास भरी होगी जो छलांगे मार मार के बाहर आने को तैयार है। ये जो अंदर जमा हुआ, ये भरा हुआ एसिड है, एसिड को उर्दू में क्या बोलते हैं? हाँ? तेजाब। तेजाब। और तेजाब क्या होता है? कहीं डाल दो तो जला देगा। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर ऑर्गन्स प्रभावित होते रहते हैं। कहते हैं ना, जख्म हो गए, पाकस्थली में जख्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जला जला सा दिखाई देता है। जब हम अपना चेकअप कराते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं, तो उसमें कुछ जला जला सा भाग दिखाई देता है। कहाँ से जल गया? वो एसिड ने ही अंदर से फूका है। अब ये तो समझ में आ गया कि अल्सर है, पर ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि अल्सर क्यों है। किसी भी रोग की अगर जड़ समझ में नहीं आएगी तो आप तो अल्सर का ट्रीटमेंट करेंगे, एसिड का ट्रीटमेंट रोक देंगे।
अगर एसिड का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो अल्सर का ट्रीटमेंट बेकार है, कोई लाभ नहीं। आप जब एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, वही एसिड आपकी हड्डियों को प्रभावित करता है, मांसपेशियों को प्रभावित करता है, आपके जोड़ों को प्रभावित करेगा और आपके शरीर में दाह कहते हैं जलन। किसी किसी का शरीर आपने देखा होगा बहुत गर्म रहता है, उसको फीवर नहीं होता है बट उसका शरीर तपा रहता है हर समय। तो एसिड की गर्मी, हीट शरीर को गर्म किए हुए है, बहुत ज़्यादा गर्म किए हुए है। माइग्रेन की जड़ एसिड। अगर माइग्रेन है और आप माइग्रेन की दवाई खा रहे हैं सिर दर्द की दवाई खा रहे हैं, तो उस दवाई का कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, जीवन भर खाए जाएं। क्योंकि जड़ कुछ अलग है। ऊपरी भाग में कोई चिकित्सा देने से लाभ नहीं होगा। टेम्परेरी आपके सिर में दर्द हो गया, आपको जुकाम था या कफ था, उसके कारण से सिर भारी है, एसिड की गैस ऊपर चढ़ रही है, आपने कुछ भी प्रयोग किए, कच्चा दूध पी लिया है या कुछ भी आपने काम किए हैं, थोड़ी देर के लिए दब जाएगा, परंतु ठीक नहीं होगा। सिर दर्द स्वतंत्र कोई बीमारी नहीं है, ये कई दूसरी जो समस्याएं हैं उनका एक लक्षण मात्र है। इसके बहुत सारे कारण हैं। नींद ना आए तो सिर दर्द, और गैस बन रही है तो सिर दर्द, पेट साफ नहीं हुआ तो सिर दर्द, किसी ने डांट दिया, कुछ अपमान हो गया तो सिर दर्द, किसी के पैसे देने हैं पर पैसे है नहीं और वो फोन पर फोन आ रहे हैं, बाहर निकलना भारी हो गया है तो सिर दर्द। मतलब सिर दर्द अलग अलग स्थितियों में उत्पन्न हो जाता है। अब जो एसिड है तो उस पर काम करना चाहिए, और एसिड पर काम किया, अंदर से सफाई की, सारी की सारी बीमारियां अपने आप ही धराशायी हो जाएंगी, कुछ नहीं रखा है। हमारे शरीर में कहते हैं वात भर गई, वात कहते हैं वात रोग हो गया, मेरे यहाँ भी दर्द है, ये भी दर्द है, ये भी दर्द है। तो वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन बनाना पड़ेगा, और जब तक संतुलन नहीं बनता तब तक रोग ही रोग हैं। पता है, जब हम टेस्ट पर टेस्ट कराते हैं ना, रिपोर्ट की इतनी सारी रिपोर्ट हो जाती है, बीमारी जो की तो जमी पड़ी होती है अंदर। अब इसके लिए मैं आपके सामने एक समाधान रखता हूं। मेरा एक ऑडियो है, आपने जब भी अकेले कमरे में रहते हैं, जब भी समय मिलता है तो निरोग भारत जो चैनल है अपना, आप उसको देखें, ढूंढें, उसमें आपको बहुत चीजें मिलेंगी। एक ऑडियो अवश्य सुनना, किस रोग में कैसा पिए जल। तो एक ऑडियो है जिसका नाम दिया है 2 केंद्रों की शुद्धि, 2 केंद्रों की शुद्धि सभी रोगों का सफाया। इसके लिए 2 केंद्र हैं हमारे, जहां पर बीमारियों का प्रोडक्शन है, निर्माण कार्य है, और वो स्थिर होते हैं 3 केंद्रों में। रोग निर्माण 2 जगह है, जहां निर्माण है, जहां फैक्ट्री लगी हुई है वहां तो है ही, और अलग से फिर वो तीसरे स्थान पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आपका स्टमक, आमाशय, दूसरा आपकी आंतें, इंटेस्टाइन,
वहाँ भी उसके जो कोष्ठक होते हैं वहाँ भी लेयर्स की लेयर्स जमी पड़ी होती हैं। और अगला है हमारा लंग्स और ऊपर का ये भाग, ENT वाला सारा। अब करना क्या है, अगर आप केवल 2 केंद्रों को शुद्ध कर लेते हैं तो जितनी बीमारियां हैं शरीर पर वे सब की सब यूं ही साफ हो जाएंगी। सबसे पहले 4 क्रियाओं को सीख लेना चाहिए। जल नीति। जल नीति क्या है? जब आपकी नाली में कभी कचरा इकट्ठा हो जाता है तो क्या करते हैं आप, बाल्टी भरते हैं पानी की, अब मारते हैं दे करके जोर से, तो जितना भी उसके अंदर कचरा जमा होता है वो सब साफ हो जाता है। आपने फिर भी देखा कि साफ तो नहीं हुआ अभी, फिर क्या करते हैं, फिर आप झाड़ू लेते हैं। कौन सी झाड़ू? खुरदुरी है, सींकों वाली खुरदुरी। तो झाड़ू लेकर के फिर उसको अंदर से साफ करते हैं, यार पूरा साफ हो गया। हम भी ऐसे ही करते हैं। ये नालियां ना हमारे ये केंद्र हैं, अंदर से सफाई की, पानी डाला, जो कफ अंदर चिपका पड़ा था उसको निकाला, और जब देखा कि अभी पूरी सफाई नहीं हो रही है तो हमारे पास एक और रहती है रबड़ नीति। तो रबड़ डालते हैं, उसको ऐसे करके ऐसे करके हिलाते इधर उधर, डालते डालते रबड़ को, कफ की जो अंदर चिपका पड़ा था उसको सिस्टम बाहर फेंक देता है। कई लोगों को कफ की उल्टी हो जाती है, बड़ी जोर से उल्टी होती है। मैं इस बात को यहाँ रोक करके, अब से कई वर्ष पहले इसी आश्रम में एक लड़की हमारे यहाँ आई थी अपनी माता के साथ। उसको भयानक सिर में दर्द होता था, इतना भयानक कि 500 mg की टैबलेट उसको लेनी पड़ती थी, उससे नीचे बात बनती नहीं थी। अब आप कल्पना कीजिए कि जो 500 mg की टैबलेट लेता हो तो उसकी हालत कैसी रहती होगी। 500 mg तो नॉर्मल हो गई है ये। मैं तो तब की बता रहा हूँ। क्या आप खाते हैं? नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, नॉर्मल ले लिया। 500 mg से तो स्टार्टिंग होती है दवाई होगी। तो अब और अंदर की हालत ज़्यादा खराब हो गई होगी। तो उसके बाद भैया मेरे लिए तो 500 तो क्या, फिर तो लिए तो 10 mg भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके बाद में जैसे यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँचने के बाद उसको वो दर्द का अटैक पड़ गया आते ही, क्योंकि अभी तो आई है, इतनी दर्द भी शुरू हो गया। बोले कभी भी अटैक हो जाता है। अब हमारे पास तो दवाई तो होती नहीं है। मैंने अपने कार्यकर्ता से कहा कि भाई तुम ऐसा करो, तुरंत स्टीम चालू करो, इसको केवल स्टीम दे दो अभी इसके फेस पर, और इस तरह से पूरा स्टीम दिया। और स्टीम देते ही उसको थोड़ा सा शांति मिल गई, क्योंकि कफ जमा हुआ था बहुत ज़्यादा मात्रा में, और स्टीम से थोड़ा सा इधर उधर हुआ। ठीक इसी प्रकार से जब उसको हमने ये शुद्धि क्रियाएं करवाई, पहले ये पार्क नहीं था, पहले यहाँ खेत था और ऐसे कटा हुआ था, तो अंदर ही हम करा दिया करते थे। अब जब उसको उल्टी कराई तो आपको आश्चर्य होगा, आधा किलो से ज़्यादा एकदम कफ की उल्टी हुई उसको, इतना सारा कफ निकला। आधी से ज़्यादा बीमारी तो उसी दिन कट गई जब वो, और हुआ कब, जब वो रबड़ डाल रहे थे ना, डालते ऐसे करते करते ही उसने सारा कफ बाहर फेंक दिया। तब हमें अपने 2 केंद्रों को ये साफ करना है। तो जल नीति, रबर नीति, तेल नीति, ऑयल नीति, और कुंजर क्रिया। कुंजर क्रिया भी आपने देखा होगा, हमने कुछ दूसरे पानी से कराया था, सादा पानी नहीं था। आज क्या मुलठी था, तो मुलठी के पानी से हमने आपको कुंजर क्रिया करवाई।
मुलेटरी इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, समाप्त करती है, अच्छी चीज़ है। और अंदर जो जमा हुआ है जमाव, उसको तोड़ने का काम करती है। तो उसके साथ ही लास्ट में निकलता खट्टा खट्टा, और अंतिम में जो आएगा ब्लड ब्लड लाल लाल भी आ जाता है, कभी कभी पीला पीला निकलेगा, हरा हरा निकलेगा, कड़वा कड़वा। आपको ब्लड जैसा निकला आज? हाँ, ये तो बोले में तो घबरा गई। ऐसे तो हमारे बहुत सारे कांड होते रहे। तो अंदर से काफ़ी निकलता है, और ये जब निकलता है तो बड़ा गला जलता है अंदर से। जब पानी पी करके बाहर निकालते हैं, आपके आमाशय की धुलाई के लिए, उसको सिस्टम को वॉश करने के लिए, इससे अच्छा कोई भी उपाय नहीं हो सकता है। तो 4 क्रियाएं हो गई। 4 क्रियाओं में ईएनटी और आपका स्टमक पूरा का पूरा कवर हो गया। और इन्हें आप अपने घर में भी आसानी से कर सकते हैं, ये कोई कठिन काम नहीं है। मेरा उद्देश्य है आप सबको सिखाना, तैयार करना, आप अपने अपने शरीर के खुद के डॉक्टर बन जाएं। बस केवल बात समझनी है, और यहाँ बैठ गई तो फिर आपका काम हो गया। मेरे यहाँ आना आपका सफल हो गया। मेरे यहाँ से जाने के बाद आपको इधर उधर भागना ना पड़े, आप स्वस्थ रहें। और शायद आईबीसी लिए हैं कि भाई हम स्वस्थ रहें, अच्छे ढंग से जीवन जी सकें। इसी के बाद एक स्थान बचा, 2 केंद्र हमारे एक ही झटके में साफ हो गए। हमारा लंग्स और ये सब पूरा स्टमक सब साफ हो गया। इसके बाद में एक केंद्र बचता है आपकी इंटेस्टाइन, आपकी आंतें, आपका रेक्टम। अब इन 2 केंद्रों को साफ करना है। 2 केंद्रों के लिए हम एक उपचार देते हैं जिसका नाम मिट्टी की पट्टी, पेट पर लगाते हैं। किसी किसी का पेट होता पत्थर जैसा, बहुत कठोर होता है, क्योंकि जो पराठे खाए थे ना उसकी लेयर जम गई अंदर। आजकल जैसे बच्चों ने जो कांड कर रखे ना, और जो हम करवा रहे हैं, ये ज़्यादा लंबा समय नहीं, जल्दी इनके सामने सब कुछ आ जाना है। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा सब सामने आ जाना है। थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। बच्चियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम बनी रही है, आपको पता है, छोटे छोटे बच्चियों को बन रही है। और याद रखना मेरी बात, ये जो आधुनिक जो जीवन है ना, जो अभी बच्चों का सबका चल रहा है, ये मरवाएगा, केवल बचाएगा नहीं। मरवा दे वो तो ठीक, लेकिन जब अंदर से सड़ाता है, गलाता है, परेशान करता है, वो नहीं सहा जाता। और आपको क्या लगता है, आपका ट्रीटमेंट या आपकी चिकित्सा कहीं बाहर है? आप अपने अंदर भ्रम तो पाल सकते हैं कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन आप ठीक नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार से इस पूरे सिस्टम पर काम करना, बच्चों की जो आदतें पड़ गई हैं उन पर काम करना, ये हंसी खेल तो नहीं है, मजाक नहीं है, क्योंकि आदतें इतनी ज़्यादा पक्की हो चुकी हैं, अब उसको तोड़ना कठिन है। वो मानसिकता तैयार हो गई है, उसको तोड़ना कठिन है। तो आप सबको बहुत ध्यान देना होगा। तब अपनी आंतों को साफ करने के लिए मिट्टी की पट्टी और एनिमा के विषय में भी हमने अपने जो YouTube चैनल है उसमें दे रखा निरोग भारत। एनिमा जब डालेंगे, हमें किन किन औषधियों का, वनस्पतियों का एनिमा लेना चाहिए, वो इसलिए ताकि किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव हमारे अंदर ना हो। इस पर ध्यान दें आप। आप सभी चाहते हैं कि बस स्वस्थ रहें, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए वैसे चलना भी तो पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो चिकित्सा अपना काम करती है, और आपका जो जीभ का संयम है, कंट्रोल, ये अपना काम करता है। या तो शरीर में ढेरों बीमारियां बना बना करके आप
अपना जीवन काट लें, या जीवन को स्वस्थ बनाते हुए और बढ़िया से जिए। कौन आ गया? सांप है? क्या हुआ? तो इसी प्रकार से तो आज तक एक बात याद रखना, जो बातें ज्यादा कड़वी लगी हैं पिताजी की, माताजी की, गुरुजी की, वो बड़ी महत्वपूर्ण रही होंगी, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही होंगी। आप सब और हम एक ऐसे सांचे में ढलते जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपना जो जीवन शैली थी, उस सब को छोड़ते चले जा रहे हैं। इसको छोड़ने का भी परिणाम हमारे सामने भयंकर आने वाला है। मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी कि अपने शरीर में रोगों का निर्माण कैसे हो रहा है और किन किन केंद्रों में चल रहा है ये। अब निर्माण बीमारियों का होता क्यों है? बीमारियों का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि हमारी जीवन शैली, हमारी दिनचर्या, ना आपका कोई सोने का टाइम है, ना कोई जागने का समय है। सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, जग रहे हैं तो जगे ही चले जा रहे हैं। क्यों? किसी का कोई चिंता थोड़ी है, या किसी की कोई, हमें किसी ने कुछ क्या थोड़ी रखा है। रात हमारी है, हमारा घर है, हम तो जगे या सोएं। पर गलत हो गया। तो हमारी दिनचर्या सब अस्त व्यस्त है, हमारा अपने लिए हमारे पास में समय नहीं है, और समय है भी तो मोबाइल खा जाता है, रील स्क्रॉल कर ले में। ईरान, इजराइल, अमेरिका ने क्या कह दिया, वहां का क्या हुआ, देखना चाहिए, लेकिन हर समय एक ही काम में चिपके रहे, ये भी तो ठीक नहीं ना। आप देखिए, क्योंकि देश दुनिया की जानकारी हमें होनी चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं वो भी सोच लेना। तो इसी प्रकार से हम सभी अपने को संभालें, पहले अपना टाइम टेबल सेट करें। एक डायरी आपके पास होनी चाहिए। डायरी में क्या है, दिनचर्या लिखनी चाहिए सबसे पहले, कि इतने बजे मुझे जागना है, इतने बजे मुझे सो जाना है, इसके साथ ही मुझे व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, दौड़ लगानी है, एक्सरसाइज करनी है, सब। और इसके साथ मुझे मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। इसी के साथ स्नान करके मुझे थोड़ा अग्निहोत्र करना है, संध्या करने के बाद अग्निहोत्र हवन करना है। कहाँ है हमारे जीवन में? अगर मैं पूछूं कि क्यों नहीं करते, बोले बिजी बहुत हैं, टाइम नहीं मिलता जी, व्यस्त है। कहाँ के व्यस्त हैं ये पता नहीं है। होगा कोई बिजनेस, आप दुकान चलाते होंगे, कुछ भी करते होंगे, लेकिन अगर आप अपने लिए समय नहीं निकालते हैं तो जितना कमाओगे ना, कुछ समय बाद वो फिर उधर दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आप उसका कोई उपभोग कर ही नहीं सकते। जो आपने इतनी मेहनत से पैसा कमाया होगा वो आपके लिए काम नहीं आने वाला है, वो फिर और जगह लग जाएगा। तो इसी प्रकार से आप सबको ध्यान देना है। बीमार होने पर टाइम वेस्ट होता है, मानसिकता खराब हो जाती है। जो व्यक्ति बीमार नहीं है, एकदम स्वस्थ है, हेल्दी है, आपका स्ट्रक्चर शरीर एकदम फिट है और अच्छा काम कर रहा है, तो समझ लेना कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। तो दिनचर्या अपनी आप एक कागज पर पूरा सेट करें कि कितने बजे मुझे कहीं जाना है, जॉब करनी है, या मुझे किसी कार्यक्रम में जाना है, वो अपना सेट करके रखें। और जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं आज तक, उन सब की डायरी बाद में पढ़ी जाती है, पता आपको? अरे उनकी डायरी मिली है, सुना आपने? नहीं। बोले संत विनोबा जी थे ना, उनकी डायरी, उनकी छाप दी लोगों ने डायरी बाद में, कि लोग मोटिवेट हों, प्रेरणा लें। हम भी लिखें अपनी, और लिखें तो क्या लिखें?
बोले आज मेरी दिनचर्या बहुत अच्छी रही, आज मुझे उस व्यक्ति से मिलकर के बहुत बुरा लगा वो भी लिख दो। आज मुझे ना कुछ ऐसा खाने को मन किया, लेकिन मैंने अपने मन को समझाया यार ऐसा करना ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार से अपनी कुछ मन की बात उसमें लिखें आप। तो लिखेंगे तो आपको जब उसको पढ़ेंगे बाद में तो उसकी पृष्ठ पीछे से पलटेंगे, हाँ यार बड़ा अच्छा लग रहा है। अपनी बातों को आप पढ़ करके बड़े आनंदित होंगे। जब मैं मौन साधना में रहता हूँ तो मैं भी प्रतिदिन का लिखता चला जाता हूँ, तो मुझे पता रहता है कि जो मैंने मौन यात्रा शुरू की थी तब से लेके अब तक क्या इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, क्या क्या लिखा गया है, कैसे कैसे अनुभूतियाँ रही हैं। तो ऐसे ही डायरी में आप लिखें, प्रतिदिन की दिनचर्या को लिखें, अपने क्रियाकलाप लिखें। आगे इसके बाद अगला चरण क्या होगा, अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, खान पान को साध लें। खान पान सद गया तो समझो आप सद गए पूरे के पूरे। खान पान नहीं सधा तो आप भी नहीं सधेंगे। तो खाने पीने का सिस्टम आपको एकदम एक्यूरेट करना है। कभी कभी क्या होता है, मेरे सामने जब काफ़ी लोग आते हैं, ये तो अंतिम बैच है हमारा, इससे पहले काफ़ी बैच हो गए और मुझे बहुत लंबी आयु और लंबा समय शिविरों में ही बीत गया है मेरा। एक से एक मानसिकता के सज्जन महापुरुष लोग हमारे पास में आए हैं और सब लोग आनंद लेके गए हैं, लाभ उठा करके गए हैं और जीवन बदल करके गए हैं। ऐसे ऐसी स्थिति में भी लोग आए कि हम टिक नहीं पाएंगे, लेकिन जब टिके तो सबसे ज़्यादा लाभ उन्हीं को हुआ। एक बार तो भागने वाले थे, बोले बस मैं तो अब नहीं रुक सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर 5 मिनट मेरे पास बैठो। बोलो ठीक है मैं रुक जाती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक होंगी, क्योंकि पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। वो टिक गई, आप उसका रिव्यू पढ़ के देखना, इसमें है। तो भैया इसी प्रकार से आप अपने ऊपर काम करें जितना कर सकते हैं, क्योंकि मैं डाइट के सब्जेक्ट को आज नहीं खोलूँगा। तो डाइट घर में क्या लेनी है, कैसे कैसे लेनी है, कहाँ गलतियाँ हम लोग कर रहे होते हैं, डाइट के विषय में चर्चा करेंगे। जिस डाइट को हम बड़ी आदर्श मान रहे थे अब तक, वो डाइट हमारे लिए कितनी खतरनाक बनी हुई थी, वहीं पर है सब कुछ। आप देखेंगे कि जो डाइट आपके लिए आपने सोचा था कि भाई हम तो काफ़ी सुलझे हुए हैं और काफ़ी अच्छे हैं और हमें तो बड़ी जानकारियां हैं आहार के विषय में, जब आपके पूरे शरीर की जानकारी हम लेते हैं तो पता चलता है कि आपकी जो डाइट है इसी में दोष है सारा। और स्वाभाविक भी है, अगर आपको लंबे 10 साल से शुगर बनी हुई है, अगर आपको 10 साल से ब्लड प्रेशर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आहार का ही तो दोष है। आहार का दोष ना हो, आपको रोग के आधार पर, अपने शरीर के आधार पर अभी आहार की जानकारी नहीं है, और इस विषय में बड़े बड़े महारथी फेल हो जाते हैं। एक व्यक्ति के शरीर में 30 बीमारियां हैं, 30, पैर से लेकर सिर तक 30-35 ऐसी काफ़ी बीमारी लेके आते हैं। जाना है जाओ। तो काफ़ी बीमारियां लेकर के आते हैं। अब उसका जो कॉम्बिनेशन है, उसका जो तालमेल है डाइट का, वो कैसे सेट हो, तो ये चीज़ हमें समझनी है और यहाँ से समझ करके जाना कि कम से कम आप अपने विषय में समझ करके जाएंगे और जानकारी ले करके जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप खान पान के माध्यम से ही अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। आपकी कई समस्याएं आएंगी, प्रश्न आएंगे कि जी खान पान शुद्ध नहीं मिलता है, जल शुद्ध नहीं मिलता है, हवा शुद्ध नहीं मिलती है, तो हम क्या करें, कैसे करें, है ना। तो मैं फिर कहूँगा कि भैया आपको अगर हवा शुद्ध नहीं मिलती, हमारे ऋषिकेश में आ जाओ या हमारे देहरादून में चले आओ, ठंडी ठंडी पर वहीं हवा खाएंगे। तो कोई बात नहीं, उसका भी समाधान घर के लिए हमारे पास में है, सब समाधान रहते हैं, ठीक है।
कुछ आपको अपनी ओर से चर्चा करनी है, देख लीजिए। अभी जैसे आपने 2 केंद्र के बारे में बता दिया, तो हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक हो गया, और उधर एनएस और वो बाकी और जो ऑर्गन रहे हैं उसके लिए भी हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। 2 केंद्र अगर आपने साफ कर लिए, सारा का सारा वहीं से संचालित है। आँख भी हो गए, कान भी हो गए, हो गया ना, ईएनटी नहीं बताया मैंने अभी। ईएनटी तो ईयर नोज और थ्रोट वाली चीज हो गई। जल नीति करने से आंख भी ठीक हो जाएगी, रबड़ नीति करने से आंख भी ठीक हो जाएगी। ये नियमित रूप से रोज ही करना चाहिए या बताएंगे बताएंगे आपके सामने जब मैं कोई बात रख रहा होता हूँ तो मुझे पूरे के पूरे सिस्टम पर मेरा दिमाग घूम रहा होता है, तब वो निकल निकल के बातें आती हैं। सिर से लेके पैर तक पूरे तंत्र को साफ करने का मैंने एक छोटा सा मार्ग बताया। बाकी अनेकों चीज़ें हैं, अनेकों प्रक्रियाएं हैं। अभी आपके पास समय बहुत है, आज तो पहला ही दिन है ना, अभी तो कथा शुरू ही हुई है, आगे भी तो चलेंगे। डायबिटीज़ को कैसे हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, जबकि एक तरफ बड़े दावे के साथ कहा जाता है कि अब डायबिटीज़ ठीक नहीं होगी, लेकिन मेरे अनुसार डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक होती है। डायबिटीज़ क्योरेबल है। ब्लड प्रेशर पूरी तरह से ठीक होता है। थायराइड, जिसको हम थायराइड कहते हैं, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो ये है, कैसे ठीक होगा इस पर हम चर्चाएं करेंगे, काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी। और कुछ पूछना है जनरल, अगर आप चर्चा करना चाहते हैं वैसे टॉपिक से हट करके? क्या आज मेरे भी स्टीम बात के बाद सिर भारी है जी। अच्छा जी, मेरा भी हुआ था जी। भाई वाह। और किसका हुआ है? अरे बाहर निकल रहा है मामला। निक अच्छा आप सुनो, स्टीम के बाद में डाइट भी ली है जी। ठीक है, डाइट ज़्यादा तो नहीं ली? और ये कैसे तय करें ज्यादा या कम लेगा? ऐसा घर का तो पता है, प्राण से रोटी कितनी खानी है। तो कभी कभी ऐसा होता है, शरीर में जो विकार, जो बीमारी, जो समस्या जिस रूप में जमी है, वो उसी रूप में निकल के बाहर जाएगी। कैसे? मैं बता रहता हूँ कि अगर ताप के रूप में बीमारी अंदर है तो बुखार के रूप में बाहर जाएगी। आप अग्नि को कह रहे हैं? अग्नि, दाह। और अगर जैसे खाज खुजली है, किसी को इचिंग सी हो गई, कैसे अचानक हो जाती है ना, इचिंग हो गई है, तो वो जो विकार जैसा है वो उसी रूप में जाएगा। जैसे कफ है, जमा पड़ा है, हमारी प्रक्रिया से उखड़ गया तो निकल के भागेगा। अब उसको रोक नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए। एसिड जमा पड़ा है अंदर, अब प्रक्रिया से क्या हुआ, उखड़ गया। अब उखड़ेगा तो एसिड तो यूं ऐसा ना, एसिड तो नचाएगा थोड़ा सा, सिर को भारी भी कर देगा, चक्कर भी ला देगा, बेचैनी, घबराहट, जी में चलाना, कई सारी स्थितियां अंदर से बन जाएंगी। तो अभी क्या है, जब विकार अंदर काफ़ी भरा पड़ा होता है तो किसी ना किसी रूप में निकल करके बाहर जाएगा। अभी मुझे लग रहा है कि रेस्ट कम हुआ आज, है ना? रेस्ट कम हुआ ना? हाँ, चलो कोई बात नहीं। रेस्ट तो करने में नहीं आएगी। हाँ जी, रेस्ट तो करने में नहीं आएगी। अच्छा रेस्ट करने नहीं आए, क्या बात है। पर मुझे तो आप सबका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अभी आप घर से एक मेरे विश्वास पर, या किसी ने जिसने भी कहा उनके विश्वास पर मेरे पास तक चल करके आए हैं। आप में से कितने लोग YouTube देख करके आए हैं, जो केवल YouTube से आए हैं, या किसी के कहने से आए हैं? कहने से आए हैं ना? जी, कहने से भी आए और YouTube निरोग भारत चैनल भी देखा है, ठीक है। आजकल तो कहने से ज़्यादा आ रहे हैं। यूट्यूब हमारे लोगों ने देखना कम कर दिया है। क्योंकि जो बड़ा चैनल था वो तो हमारा हैक कर लिया गया, वो बंद कर दिया गया। एक काफ़ी बड़ा चैनल था, उसमें लगभग 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर थे हमारे,
और 1 करोड़ व्यूवर्स थे उसके। और पूरी मतलब दुनिया में वो फैला हुआ था। हमारे जैसों के पीछे लोग कम नहीं पड़े होते हैं, क्योंकि जिस सब्जेक्ट पर हम लोग काम कर रहे होते हैं इससे बहुत लोगों को परेशानी चल रही होती है अंदर अंदर। तो कोई बात नहीं, अभी आपका जो समय होगा स्टीम का समय होने वाला, लोकल स्टीम। तीन बज के 9 मिनट हो गए हैं। तपोवन, देहरादून। देहरादून किसने देखा है? कब? आपके आश्रम में गए आप तो पहली बार आई हैं हमारे यहाँ। वहीं से पता चला, 1.5-2 साल पहले। अच्छा वहीं से पता चला। अच्छा, वहीं से ऊपर वाला आश्रम देखा है? शाबाश, बढ़िया। तो वो भी बहुत खूबसूरत जगह है, वन ही वन है पूरा। कल हम गए ना, वही है ना। हाँ गए थे ना ऊपर। तो इसके बाद आप तपोवन में? अब तो मैं अपनी कुटिया पर जाऊंगा और वहीं जाके मौन साधना में जाऊंगा, क्योंकि जब शिविर होते हैं ना तो हमारी भी एक परेड ही होती है पूरी, सुबह से लेकर शाम तक। पता, मैं वहाँ अकेला ही रहता हूँ, मेरी सारी व्यवस्था अपनी अकेले की रहती है। 1 महीने का राशन पानी मेरी कुटिया में रखा रहेगा, वहाँ पहले भर लेंगे। तपोवन ऊपर वाले नहीं, सब जंगल वाले में नहीं, मेरी कुटिया देखिए। अच्छा, तो बस वहीं रहते हैं। पिछली बार ऊपर वाले जंगल में था मौन, इस बार अपने कमरे पे ही कुटिया पर रहने का मन है। मेरा मानना यह है, जब तक जीवन में साधना नहीं होगी खुद की, आप समाज में गति नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। समाज में आपको समस्याओं से लड़ना है, जूझना है। ये जूझने का तो काम है, जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, ये जूझने का काम है। क्योंकि कितनी कितनी सारी समस्याएं लेकर के आ रहे होते हैं, तो उससे भी हम लोग फेस कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमारी अपनी जो मौन साधना है या ध्यान साधना, वो सब उसमें बहुत काम करती है। सुनने में अटपटा लगता है कि ये कैसे काम करेगी, पर ये मुझे पता है कि आज अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो जो मौन साधना, लंबी लंबी साधनाएं की हैं, उसके प्रभाव से ही है सारा, उसका प्रभाव है। अवश्य करना चाहिए, और मेरे विचार से सभी को थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए निकालना चाहिए। ज़्यादा नहीं निकलता, आपका मतलब? 1 सप्ताह का निकाल दिया, सब 10 दिन का निकाल दिया, 5 दिन का निकालो मौन। नहीं, मेरे यहाँ नहीं आना है अभी तो। अपनी कोई जगह चटोल लो जहाँ भी आपको रहना है, तो मेरे विचार है कि करना चाहिए। घर में तो वैसे ही ना जीने देंगे, बोलना पड़ता है ना लोगों को, कुछ ना कुछ उनकी समस्याएं रहती हैं। और फिर झगड़ा कम हो जाता है। झगड़ा कम हो जाता है। नहीं, फिर दूसरा ये बहुत घमंडी हो गया, बात ही नहीं करता ढंग से। घमंडी नहीं, ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, कोई काम ही नहीं है। वैसे बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे तो यहाँ पर, आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि बड़े ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ग्रीनरी, एकदम हरियाली बहुत अच्छी है। लिविंग इन द नेचर इज लिविंग विद गॉड। हाँ, आपका सब ठीक है? थोड़ा भूख लगा, इडली याद है, अभी तो खत्म हो गया। किसी को बीपी हो गया है, किसी को शुगर हो गया है, किसी का शरीर मोटा मोटा हो गया, बेढंगा हो गया है, तो फिर क्या भोजन का निर्माण हुआ है? तो इसीलिए घर में है ना, बच्चों को भी संपर्क में लाना चाहिए धीरे धीरे, और ताकि वो उसको लाभ मिलता है, संपर्क में आएंगे तो। पीछे हमारे शिविर में कितने बच्चे आए थे? 4-5 बच्चे थे। एक तो जवान लड़की थी और बाकी 4 बच्चे और थे। आपको बताता हूँ कि
जो रुकने के मूड में ही नहीं थे बच्चे, उनको ये लग रहा था कि कहाँ जेल में ले आए। वो बच्चे जाने को तैयार नहीं थे। उनसे मेरी ऐसी मतलब मानसिकता जुड़ गई बच्चों की मुझसे। अब बच्चे मुझसे बैठ के अलग अलग वैसे बतियाने लगे थे, बातें करने लगे थे। उन्होंने मुझे अपना फ्रेंड बना लिया था, दोस्त बना लिया था। मैंने कहा भाई मैं तो तुम्हारा पक्का दोस्त हूँ, समझ लो। उस दोस्ती का प्रभाव ये रहा कि मैंने उनके अंदर से जो कचरा था ना, दिमाग का भी सारा वो निकाल के साफ करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए बच्चे जब पास में आते हैं तो वो फिर समझते हैं, लाभ मिलता है। अरे बच्चों को जानकारी नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। चॉकलेट खा रहे हैं तो चॉकलेट ही खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं तो चिप्स खा रहे हैं, पैकेट फाड़ फाड़ करके अपना खाए चले जा रहे हैं। तो प्रभु आप कभी अवसर मिले और शिविर हो आगे तो बच्चों को भी लेके आना चाहिए, और बच्चे नाम है तो मुझे ले जाना। सुधर लीजिए जी, हाँ जी, हमारे में सुधार हो जाएगी। पहले अब सुधार तो आना ही है। दही से पराठा खाते हैं, हाँ, साथ ही साथ चाय पीते हैं। आप तो मैं अपनी बात नहीं करता, अच्छा, बड़ों की बात करते हैं। हम बच्चों को कैसे सजा रहे हैं? क्या बात है। ये कहना चाहते हैं हम खुद ही इतने बिगड़े हुए हैं, उनको क्या सुधारेंगे? आपको तो हम देख लेंगे। आपने कहा बोला, बच्चे कैसे पराठा, स्वामी जी ने थोड़ा सुनाए हैं पराठे, सुधरता ऐसी आप पे नहीं रहे। पराठे दही नाल पराठे खा रहे हैं, नाल साथ ही साथ चाय पी रहे हैं। चाय पी रहे साथ के साथ। चाय गेहूँ राइस ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस किया है। पहले हम लोग मिलेट्स खाते थे, बहुत अच्छा प्रोटीन फाइबर रिच फूड हम लेते थे, लेकिन वो खाने से इनका ये करता है ना, हमका ये गिलास भी हमारा थोड़ी है। कहाँ दिख रहे हैं गुरु जी? क्या सनातन का कहाँ कुछ भी नहीं, पूरा अनाज होता था, मोटा अनाज रोस्टेड करके खाते थे वो। मिलेट्स का। जब हमारे यहाँ पर अन्न पिसवाने के लिए जाते थे ज्वार बाजरा ये सारी चीजें होती हैं। अब तो दादी बोलती थी अरे बोल देना थोड़ा मोटा पीसेगा, एकदम बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा। पहले मोटा खाना और मोटा पहनना दोनों चीज़ें महत्व रखती थी। आप देख लो हवा तक मिल जाती है अंदर कपड़े में ऐसा। ये तो खैर एयर कंडीशनर है पूरा। तो अपना ध्यान रखो और जहाँ गलत लगता है उसको छोड़ने का प्रयास करो, नहीं तो पीढ़ी नहीं बदलेगी, पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी। याद रखना इस पीढ़ी के पास में बहुत लंबा जीवन नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी समस्याओं में घिर रहे हैं। और बड़ी समस्या एक एक बच्चा घर में। ये सबसे बड़ी समस्या दुनिया में अगर भारत के लिए जो खतरा बनेगा, पूरे भारत के लिए, भारत अगर घिरेगा तो इस एक बच्चे की मानसिकता के कारण घिरेगा। याद रखना आप भी जब घेरे जाओगे उस समय याद आएगा अगर मेरे आज बच्चे होते, बच्चा नहीं बच्चे होते, तो आज खड़े होते सामने। लेकिन नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, महंगाई हमारे लिए सारी महंगाइयाँ हैं। तो इसीलिए बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका फेस 15 से 20 साल के बाद में इन बच्चे को करना पड़ेगा। जनरेशन डाउन हो जाएगी एकदम से। वो नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये भी है, टारगेट दूसरा है। गैप काफ़ी आ जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वंश अपना परिवार भरा पूरा अच्छा लगता है या एक बच्चे वाला? भरा पूरा ही लगता है। भाई के साथ में भाई नहीं खड़ा होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन आजकल खड़ा नहीं, खड़े होने चाहिए। तो कम से कम 3-4 भाई होने चाहिए। बोले हैं अरे आपकी जो संपत्ति है, आपका मकान नहीं है तो एक झटका भी नहीं झेलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो बैंक बैलेंस है उसे आप संपत्ति बना के बैठे हैं। आपने अकेले बेटे के लिए कई जन्मों तक का हिसाब किताब करने की कोशिश में लगे पड़े हैं रात और दिन। आपके घर में अगर वंश नहीं है, परिवार नहीं है, तो आपकी संपत्ति बेकार है। अगर आपके पास में वंश हो बढ़िया, बेटियां हैं, बेटे हैं, भरा पूरा परिवार है आपका, है ना,
आप जब चलते हैं तो आपकी अपनी खुद की गाड़ी भरी हुई होती है, तो महाराज वो बात अलग होती है, दमदार होती है। जो गरीब बाप होता था, गरीब, उससे घर में भी 8-8 बेटे होते थे। बोलो हाँ जी ना, 8 बेटे होते थे, 7 बेटे होते थे। वो पता है क्या बोलता था? अरे बोले मैं गरीब नहीं हूँ, जिसके पास में 8 बेटे हों, 7 बेटे हों, वो गरीब भी नहीं है और कमज़ोर भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, कमज़ोर भी नहीं मानता था वो। क्यों? उसे पता है 8 लाठियाँ हैं घर में, दमदार, लेकिन आज एक है अकेला, और वो भी एसी की हवा खिला खिला करके बेकार कर रखा है। पिज्जा खिला खिला करके उसका पेट यूं निकाल कर रख रखा है, लदड़ पदड़ बना रखा है, लदड़ पदड़। तो इसीलिए ये बातें सुनने में तो अचपटी लग रही होंगी, पर याद रखना ये बात आगे चल करके उस बच्चे, जिस दिन बच्चे को ये आवश्यकता पड़ेगी भाई की, कहाँ से लाएगा वो भाई? जिस दिन उस बच्चे को भाई की आवश्यकता पड़ेगी, पड़ेगी ना पड़ेगी, तो कहाँ से लाएगा? तो इस पर ध्यान रखें आप लोग। अब जो पीढ़ी है हमारी, इन बच्चों के ब्रेन को थोड़ा सा तैयार करें, डेवलप करें, नहीं तो बहुत मुश्किल सामने आने वाली है। हमारे देखते देखते उत्तराखंड घिर गया है, उत्तराखंड, देहरादून घिरा हुआ है, देहरादून घिर गया। और केवल देहरादून नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश घिरा हुआ है, पूरा तेलंगाना घिरा हुआ है, कर्नाटका घिरा पड़ा है, केरला घिरा हुआ है। ठीक है? तो इसीलिए 1-2 स्टेट की बात नहीं है, ढेरों स्टेट घिरे पड़े हैं पूरी तरह से। तो भैया थोड़ा सा इस गंभीरता को समझें आप लोग। देखो, मैं तो एक सन्यासी व्यक्ति हूँ। घिरे हुए का मतलब इंडस्ट्री वगैरह से है या किसी विशेष ना जाति? ना विशेष बात कर रहे हैं। मैं आने से कहता हूँ। मैं वर्ग विशेष की बात कर रहा हूँ। जी, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ। आज वो माइनॉरिटी की बात कहते हैं, धीरे धीरे हम माइनॉरिटी में आते चले जा रहे हैं, आ चुके हैं, बल्कि हम लोग आ चुके हैं। आ चुके हैं। आंकड़ा याद है? आंकड़ा इसीलिए बता रहा हूं, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था हम कितने थे? 33 करोड़, और वे 3 करोड़। आज वे 25 करोड़। हैं 25? किसके 25 की बात कर रहे हैं आप? 40 होता होगा। लगभग 35 के आसपास समझो, 35 के आसपास, बल्कि ज़्यादा ही है, उससे ऊपर है। इससे ऊपर वो हैं रोहिंग्या टाइप के जो हैं, भरे पड़े हैं, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी। और पाकिस्तानियों का तो अभी ये पोल खुली, साला पति तो रहता है वहाँ पाकिस्तान में, और घरवाली यहाँ, फैसिलिटी और यहाँ आता है नहीं, यहाँ आता है, बच्चे पैदा करके चला जाता है। आश्चर्य की बात देखो, सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो इसीलिए वोट बैंकिंग भी बढ़ा रहे हैं ना। और अब तो खुला खुला बोल रहे हैं, बोले अभी मौका आने दो, बता देंगे तुम्हें। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं तो क्योंकि भारत में रहता हूँ, तो भारत में रहता हूँ, तो इसके लिए हित चिंतन करना मेरा भी दायित्व बनता है, आपका भी बनता है। हम वो एकमत है या ਅਸੀਂ एकमत नहीं है? वही मैं कहने वाला हूँ, अभी कहने वाला हूँ। वो सारे के सारे मैं खुल के बोल देता हूँ, वो मुसलमान है तो मुसलमान है, वो ईसाई है तो केवल ईसाई है, और हम लोग कौन है? चलो पहले तो इनको देख लो। मैं हिंदू हूँ जी, मैं सिख हूँ जी, मैं ये हूँ जी, मैं ये हूँ, मैं बौद्ध हूँ, वो बौद्ध हूँ बट गया। बुद्धिज्म जितना भी है वो आपके सपोर्टर नहीं है, सनातन के सपोर्टर नहीं है, हिंदुत्व के सपोर्टर नहीं है, और देश के भी सपोर्टर नहीं है, आप याद रखना। चाइना के सपोर्ट। अगली बात आती है, आप में से जैनी है कोई? जैनी जो बंधु होते हैं, वे तलवार लेकर के सड़क पर कभी जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? वो तैयार नहीं है। बुद्धिस्ट आपके साथ में है नहीं, जैनी आपके साथ में है नहीं। और हालत ऐसी हो गई है, अगर आपका कोई व्यक्ति बाहर पिट रहा हो और आपका साथी स्कूटर से जा रहा निकल करके, वो स्कूटर रोक करके उसको बचाएगा नहीं। और उनका कोई साथी पिट रहा होगा, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपको हजारों लोग घेर लेंगे आकर के।
संगठन, उनके व्हाट्सएप में ताकत है, हमारे व्हाट्सएप में, हमारे फ़ोन में कोई ताकत नहीं है। आप 10 को बुलाओगे तो 10 में से 2-4 तो ये कहेंगे भाई मैं तो बहुत बिजी था यार, मतलब कुछ ना कुछ कह करके इधर उधर हो जाएंगे, पर आपका साथ देने लड़ने नहीं आएंगे। तो इसीलिए भैया आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, अपने परिवारों पर ध्यान दो, अपने बेटियों के दिमाग को थोड़ा सा उन पर काम करो, अपने बच्चे जो जवान बच्चे हैं आपके उन पर थोड़ा सा काम करो और उनके ब्रेन को थोड़ा सा डेवलप करो, नहीं तो धीरे 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 हम लोग पूरी तरह से ख़त्म होने की स्थिति में आ रहे हैं। इससे बड़ा सीख क्या मिलेगी? कितने वर्ष गुलाम रहे पीछे? 825 years. 825 years. ईयर्स उनके, मुगल के पूरा केवल मुगल की बात कर रहे हैं। मुगल का नहीं, पूरा जब चलो 800 साल की गुलामी टोटल, इतना मानो 800 साल कम नहीं होते भैया, पीढ़ियां बदल जाती हैं। तो आप सभी को ध्यान देना होगा, ठीक है ना? अब दोबारा वो स्थितियां ना आए, नहीं तो गुलामी में सांस नहीं ली जाती। चक्की पिसवाएगा खाना वाना कुछ भी नहीं है, क्या फ्रीडम नहीं होता है ना गुरु, स्लेवरी होता है ना। जालीदार टोपी तैयार है। नहीं, गला कटेंगे यहाँ पर तो अब नहीं पहनेगा। क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं होगा। गुरु गोविंद सिंह की क्या, उनको क्या पड़ी थी मुझे बताइए, सिर्फ उनका अपराध क्या था? उसका 4 बच्चों को काटा है, वही है। गुरु तेग बहादुर जी को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा था? बंदा वैरागी को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा था? क्या समस्या थी? अपने क्षेत्र को बचा ही तो रहे थे भाई, धर्म, अपने धर्म को, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए तो संघर्ष कर रहे थे। और किन से कर रहे थे? उन्हीं से। तो आगे नहीं होगा क्या? ये वही बदले नहीं है, कोई नहीं बदला है यहाँ, सब चेहरे बदले हैं। शस्त्र और शस्त्र विद्या बिल्कुल लोप ही हुई। पहले शस्त्र के साथ शास्त्र भी चलता था। आपके पास हैं शस्त्र? मैं वही कह रहा हूँ, लोप हो गई है बिल्कुल। आपके घर में हैं? घर में है हमारे, पिस्टल है? पिस्टल है, ठीक है। तलवारें भी हैं? तलवारें भी हैं, लाठी भी रखी हुई है। रखना चाहिए, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, सबको रखना चाहिए। हम धर्मात्मा हैं, धार्मिक हैं, लेकिन जहाँ मातृभूमि के लिए, परिवार के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो भैया वहाँ हमको तो खड़े होना पड़ेगा। बीजेपी ने राज खोले ने सारे। क्या कर दिए? बीजेपी ने जी क्या कर दिए? ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ। ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने राज खोले हैं ये सारे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, सब्सिडी वब्सिडी चल रही थी, सब खत्म करा है धीरे धीरे। ऐसा शासक अभी तक तो आया नहीं इस सीट पर बैठने वाला। किस तरीके से वो व्यक्ति अपने देश को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब तक तो कई बार युद्ध में फंस जाता भारत, कई बार बांग्लादेश के साथ में अलग, चाइना से अलग, पाकिस्तान। पूरा वर्ल्ड इस टाइम रिसेशन की तरफ है जी। हाँ जी। अभी लेटेस्ट है रशिया भी, वो इन्होंने इतना अच्छा मैनेज कर रखा है। सारे अपने नेबरहुड, पूरा बॉर्डर स्टेट्स जितनी है सारी मुस्लिम बहुसंख्यक है, तो फिर भी इन्होंने मैनेज कर रहे हैं। मैनेज ये कर रखा है और कोशिश में ये है कि वो आपस में लड़ लें, इधर से इनको भागीदारी भी ना करनी पड़े। डेमोग्राफी चेंज के लिए भी है। रशिया पे सैंक्शंस भी है ना, सैंक्शंस भी ज़्यादा है। और सेकेंडली ये जैसे इनकी मेंटेलिटी है ना, ये डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को फिर से वो करना चाहते हैं। हमारे पंजाब में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पंजाब में भी अब कश्मीर, खालिस्तान का भी, यस, कश्मीर जैसा माहौल ही लगा के चलो अभी। तो केजरीवाल का खालिस्तान सब है आपका उधर। आपने कर रखा है। अभी तो मुझे देख करके मेरे पास एक वीडियो है, अगर आप चांद में दिखा देता हूँ।
सरदार जी ने पग बांधी हुई है जी, और सरदार जी को वो जो क्रिश्चियन उनको डुबकी लगवा रहा है जल में, हाँ मैंने भी देखी है। मतलब उसका धर्म बदल रहा है, धर्म बदल रहा है। उनके सिर पर हाथ रख के और सरदार जी की पगड़ी पर हाथ रख दे ऐसे मजाक है क्या, तो बदल दिया उसका धर्म। और अब तो और कर रखा है इन लोगों ने, वो पगड़ी नहीं उतरवा रहे, ज्यों का त्यों वहीं की वहीं उसको परिवर्तित कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। उनको पगड़ी उतारने की आवश्यकता नहीं है, नाम भी बदलने की आवश्यकता नहीं है, नाम नहीं बदलते, वहीं का वहीं ज्यों का त्यों कन्वर्जन हो जा रहा है। स्वामी जी ये मिशन है ये इनका। मैंने सीएमसी में काम किया है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में जी, मुझे भी वहाँ पे ऑफर थे। मेरा नाम है मुकेश सिंगला, वो कहते सैमुअल हो जा। ओ हाँ तुम्हारे घर वाली को भी यहीं पे जॉब, बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे, कहते यहीं पे तुम्हारे एमबीबीएस की सीट पक्की। अच्छा, ऐसी ऑफर्स हैं बहुत। ये मिशनरी हॉस्पिटल थे, ये मिशन के तहत आए थे हिंदुस्तान में। आपने सुना होगा सीएमसी विलौर है, सीएमसी लुधियाना है पंजाब में, इनको मिशनरी हॉस्पिटल कहते हैं। आपने सुना होगा ये कहते हैं ना बिल गेट्स आया जी अपनी 70% वो दान करके, वो अपने मिशन के तहत दान करके जाते हैं अपने हॉस्पिटल्स को। और वहाँ पे हर एक हॉस्पिटल में चर्च है, चर्च में जो फादर है वो यही काम करते हैं, उसको पर कन्वर्जन पैसे मिलते हैं। हमने तो अपनी आंखों से देखा है सारा कुछ। हमारे मेरा प्रोफेसर था लक्ष्मण दास। मैं पहले तो 6 महीने उलझा रहा, अभी नाम लक्ष्मण है यार, ये बंद है ना, क्रिश्चियनिटी बंद है। नहीं, ये आपसी चर्चा हमारी, हम तक अभी प्रवचन नहीं है, परिवार की तरह से बैठे हैं इस समय। हमारे यहाँ भी एक इंग्राम इंस्टीट्यूट है,